जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का इस सेशन टी सीरीज में स्वागत है आप सभी का। ये सेशन आपके उस टाइम को बचाएगा जिस टाइम आप चाय पीते वक्त अपने 15 से 20 मिनट गवा देते हैं। तो ये सेशन, ये सीरीज़ आपके उस गवाए हुए टाइम को भी बचाने के लिए मैंने ये सीरीज चालू किया है, जिसका नाम है टी सीरीज़। ठीक है, टी सीरीज आपके 15-20 मिनट जो चाय पीते वक्त गवा देते हो, वो भी आपके टाइम बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, मेहनत किया है, ताकि आपके वो भी टाइम ना नुकसान हो। क्योंकि ये जो समय चल रहा है आप लोगों के, ये एक एक मिनट का बहुत महत्व रखता है। तो इस चीज़ को, टाइम को बर्बाद ना करते हुए उसका सदुपयोग करने के लिए मैंने ये टी सीरीज आपके लिए चला रखा है इस यूट्यूब चैनल पर। और ये पर डे चलेगी, डेली चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं आज टी सीरीज का 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे। 30 आपके क्वेश्चन करेंगे जो 50 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल एक्सप्लेन, यानी कि बिल्कुल व्याख्या के साथ हम जानेंगे उस 30 क्वेश्चन को। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, पिछले साल पूछे गए होंगे, 2023 का, 24 का, 25 का, वैसे सारे क्वेश्चन होंगे जो इस टी सीरीज में ऐड होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस टी सीरीज, जिसमें हम 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जब संविधान सभा बन रहा था तो उस समय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, लीगल एडवाइज़र कौन थे? तो आप सभी को पता है कि दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, दूसरे बैठक में अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और जो आपके सलाहकार थे, यानी कानूनी सलाहकार थे, वो BN राव को चुना गया था। ठीक है, दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सेकेंड, और आपके ये कानूनी सलाहकार जो थे वो BN राव को चुना गया था। कब? दूसरी बैठक में। कब हुई थी दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, BN राव। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप लोग कब पूछा गया है। CHSL 2 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके इस सीरीज में। आगे 1946 में गठित अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट में भारत के गृह मंत्री कौन थे? जो 1946 में अंतरिम सरकार गठन हुआ था, अंतरिम सरकार बना था, उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो उस समय जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका 2 दिसंबर 1946 को, 2 दिसंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे। ठीक है, जो सूचना प्रसारण और मंत्रालय इनको दिया गया था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और विदेशी मामलों के मंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किस थे? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामलों के मंत्री थे वो। और ये आपके गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपके BPSC 23 का क्वेश्चन पूछा गया है, 30 सितंबर वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी, जो नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ठीक है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बाद में 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और कानूनी सलाहकार कौन थे? आपके BN राव थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे
भारतीय संविधान के मूल पाठ में कुल कितने भाग और अनुसूचियाँ थी, यानी कितने जो मूल संविधान थे उसमें कितने पार्ट्स और शेड्यूल थे। तो जो मूल संविधान थे उसमें आपके जो ये मूल संविधान थे वो 26 नवंबर 1949 को आपको 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया था तो उस समय आपके 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उस समय जो भाग थी 22 थी, 395 आपके अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल थे, और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 थी मूल संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 22 भाग और 395 अनुसूची और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। तो इसमें केवल पूछा गया है कि भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी मूल में, तो मूल में आपके 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। करेंट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो यूपीपीसीएस का पूछा गया है 23 का। आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपकी 42वां संविधान संशोधन हुई थी 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला जो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन आपके इस संशोधन को लघु संशोधन भी कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान क्षेत्र को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। तो इसमें कितने शब्द जुड़े गए थे? 3 शब्द जुड़े गए थे। पहला आपके समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो है वो अखंडता है। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपके। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके भारतीय संविधान जो है उसमें कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 14 में ये बात की गई है। आपके कानून के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। आपके ब्रिटेन से ली गई है। जो नकारात्मक अवधारणा और कानून के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो सकारात्मक अवधारणा ये भी है। ठीक है, कानून का समान संरक्षण, इसमें 2 बातें कही गई है। एक कानून के समक्ष समानता और दूसरा जो कही गई कानून का समान संरक्षण। ये आपके कानून का जो कानून के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से ली गई है और कानून का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक ढांचे किस देश के संविधान से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान है वो रिपब्लिक फ्यूचर किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी गणतंत्रात्मक ढांचे किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जो है आपके फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्र का जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति यानी जब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपके 1789 से 1799 तक चली थी। ठीक है, इस क्रांति फ्रांस की क्रांति और वहाँ के जो संविधान लिया गया था वो गणतंत्र का आधार था। देश का मुखिया राष्ट्रपति होगा न कि वंशानुगत होगा, और इन्हें जो चुना जाएगा उन्हें चुना जाएगा न कि वंशानुगत होगा। ठीक है, उनका चुनाव होगा। इसमें आपके ये गणतंत्रात्मक ढांचे जो है इसमें यही बात कही गई है कि इसका गणतंत्र का अर्थ जो है वो देश का मुखिया राष्ट्रपति होगा न कि वंशानुगत होगा। इसे चुना जाएगा न कि वंशानुगत होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से ले गए? फ्रांस के ले गए।
आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो बताता है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आगे संसद को किसी मौजूद राज्य की सीमाओं का या नाम को संसद को किसी मौजूद राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो संसद की जो आपके शक्ति है किसी राज्य की सीमाएं, नाम या फिर किसी क्षेत्र में बदलाव के लिए, तो वो आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 संसद को नए राज्य के निर्माण, उनके पुराने राज्य के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। जबकि 2 बाहरी राज्यों यानी बाहरी क्षेत्रों के भारत संघ में शामिल करने का संबंधित है। लेकिन 3 जो है वो भारत के अंदर के राज्य की बात करता है, भारत के अंदर के राज्य की नाम सीमाओं के बदलाव में करता है। लेकिन 2 जो है वो बाहरी क्षेत्र के लिए है, बाहरी राज्यों के लिए। ठीक है, आगे क्योंकि उस क्वेश्चन में गलत करते हैं अधिकतर लोग, 2 भी मार देते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि ये पूछा है कि भारत के अंदर जो है वो आर्टिकल 3 में है और भारत के बाहर की बात करेगा तो आर्टिकल 2 में आएगा। आगे भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो ये 5 तरीके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत से, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, चौथा प्राकृतिक रूप से और 5वां किसी क्षेत्र के जब भारत में विलय हो तो उस आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण प्रतिबंधित करता है कि यह एक जो है ये पूर्ण अधिकार है। ठीक है, यह पूर्ण अधिकार है। इसमें अस्पृश्यता का अंत है यानी कि छुआछूत का अंत है, समाप्त की चर्चा की गई है। ठीक है, 17 में। आगे देखते हैं। आगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत जुड़ा गया है। तो आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की है वो आपके आर्टिकल 21 के यानी मौलिक अधिकार जो है हमारा भाग 3 में आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 2002 के द्वारा 21 का ए जोड़ा गया था जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह आपके आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार उसके अंतर्गत आता है। 24 में विशेष रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने, खदान या रोजगार में काम करने से रोकता है। आगे देखते हैं। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो संविधान का जो हृदय आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो आर्टिकल 32 को कहा है। ये जिसमें बात की गई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दी गई आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है क्योंकि इसके तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो भारतीय संविधान के आपके आर्टिकल 40 में जो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसबी के आर्टिकल 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, और ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
आगे भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आपके 44 में, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कहता है कि किसी भी राज्य, आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। जो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड का ऐसा एक पहला राज्य है जिसमें स्वतंत्रता के बाद इसे लागू कर दिया गया है। कौन सा? समान नागरिक संहिता। आगे, मौलिक अधिकार को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक अधिकार को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? तो ये मौलिक कर्तव्य को आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक स्पेशल भाग 4A बनाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। शुरुआत में ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें 2002 के बाद तो इसे 11वां कर्तव्य भी जुड़ा गया है। तो वही वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अभिक्रिया किस अनुच्छेद में आपके वर्णित है? तो आर्टिकल आपके 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन से उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और इसके लिए 14 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है, आपके राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। तो आर्टिकल 61 के तहत। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल आपके अनुच्छेद 69 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाते हैं राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद जो है एक साथ खाली हो जाते हैं तो उस टाइम आपके राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी अधिनियम है 1969 के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों का उपलब्ध अगर ये पद खाली हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और भारत के इतिहास में ऐसा केवल एक बार ही हुआ है, जब जस्टिस एम हिदायतुल्लाह 1977 में आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। वो अभी तक इतिहास में केवल एक बार हुआ है, 1969 में हुआ है ऐसे। उस टाइम जब थे चीफ आपके जस्टिस MC हिदायतुल्लाह, उस टाइम आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। तो दोनों पद खाली होने के बाद उन्हें CJI को ये पद दे दिया जाता है। ठीक है, कार्यवाहक रूप में कार्य करते हैं। आगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं। आर्टिकल 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष भी कार्य करता है। ठीक है, अगर आपके अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो इनका कार्य करेगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, इसे अधिकतम 14 दिनों की
देता है कि 14 दिनों की आपका जो निर्णय है वो बता दीजिए, लेकिन इसकी बाध्य नहीं होते हैं। उसका अगर राज्यसभा कुछ कहता है तो उसके मानने संसद माने, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। आगे, किस राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन का अधिकार किसे है? किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अधिकार किसे है? तो आपके आर्टिकल 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं तो संसद साधारण बहुमत से उस राज्य के विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसद को राज्यसभा की सिफारिश पर कर सकते हैं। आगे, राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 मुख्य योग्यता है। वह भारत का नागरिक हो और उनसे 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राष्ट्र और उपराष्ट्रपति के लिए आपकी न्यूनतम और उसकी भी जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। आगे, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यों पर आपके सर्वोच्च न्यायालय के राय से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के राय से मांग कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143। आगे, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जहां सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट आपके 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट का रिट होता है वो क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से व्यापक माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकते हैं। आगे, 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत द्वारा संसाधनों में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो आपके भाग 9 में तथा जिसमें विषय 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 11वीं अनुसूची। आगे, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है और यह अब तक कितनी बार लगा है? भारत में वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जा सकता है और अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये आपके 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। करेक्ट आंसर सी, नीति आयोग। ठीक है, तो आज का हमारा टी सीरीज़ खत्म होता है। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो खैर कोई नहीं। आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास था, तो आप सभी लोग इस अपने टाइम को बचाए रखें और इस टी सीरीज़ 15 मिनट में आपके 15 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। 15 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके उतना इस सेशन को प्यार दें, लाइक करें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।